हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर में कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके थर्ड यूनिट में मिलता है। तो लेट अस स्टार्ट। आप जानते होंगे कि कार्बन में 3 तरह का आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें कार्बन 14 तो बहुत ही कम ट्रेसेस में मिलता है, तो उसकी तो बात करना बेकार है। कार्बन 12 एनएमआर इनएक्टिव है क्योंकि उसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है। तो बाकी बचा कार्बन 13, तो इसलिए इस एनएमआर को कार्बन 13 एनएमआर भी कहते हैं। तो यही हमने आपको लिखा है इसमें कि एन आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज़ कार्बन 13 इज़ ऑल्सो एनएमआर एक्टिव, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं कि इसके लिए भी आई की वैल्यू 1/2 होती है, जैसा कि हाइड्रोजन के लिए होती है, प्रोटॉन के लिए होती है। इट इज़ एनएमआर एक्टिव फॉर विच आई इज इक्वल टू 1/2 like hydrogen. However, carbon 12, which is more common isotope, is NMR inactive because for carbon 12 I was equal to 0. Carbon 12 के लिए I बराबर 0 होता था, तो ये NMR inactive था. And carbon 14 there is no point in talking about because it is radioactive, and also it also has I बराबर 0. अब हम आपको बताते हैं एडवांटेज ऑफ कार्बन 13 एनएमआर। इसको CMR भी बोल देते हैं। C का मतलब कार्बन और मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को CMR पर्टिकुलर बोल दिया, जैसे उसको PMR बोलते थे। ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कार्बन 13 एनएमआर? तो फर्स्ट इज फॉर कार्बन 13 एनएमआर केमिकल शिफ्ट वेरीज फ्रॉम 0 to 200 ppm फ्रॉम TMS, whereas for PMR this range was 0 to 15 ppm. You have read it, you have studied it. So very few peaks overlap in carbon magnetic resonance. पहला एडवांटेज तो ये है कि कार्बन 13 एनएमआर में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 0 से 200 ppm तक भी होती है TMS से, जबकि PMR में ये रेंज 0 से 15 ppm हुआ करती थी। इसलिए CMR में बहुत कम पीक हैं जो आपस में ओवरलैप करेंगी, पहला एडवांटेज। दूसरा, ड्यू टू वेरी लो अबंडेंस ऑफ कार्बन 13, 1.1% होता है, आप जानते होंगे। देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कार्बन 13 टू कार्बन 13 बॉन्ड, सो देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ पीक इन कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस CMR। हाँ भाई, हाइड्रोजन का तो ये प्रॉब्लम थी कि वो 1H1 प्रोमिनेंट आइसोटोप था, इसलिए वहाँ कपलिंग हो जाती थी। यहाँ पर कार्बन 12 मैक्सिमम अमाउंट होती है, कार्बन 13 इज़ ओनली 1.1%। इसका मतलब है कि 1000 एटम में केवल 11 एटम ही कार्बन 13 के होंगे जो NMR सिग्नल देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने एन एवरेज यदि हम देखें तो कार्बन 13 का एटम कार्बन 12 से ही बॉन्ड बनाता दिखेगा। कार्बन 13 के बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब क्योंकि कार्बन 13 ही NMR एक्टिव है, इसलिए कोई स्प्लिटिंग इसमें नहीं मिलती, तो इसलिए ये सिंपल हो जाता है इसको इंटरप्रेट करना। तो ये 2 एडवांटेज थे कार्बन NMR के ओवर प्रोटॉन NMR। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज ऑफ CMR ओवर PMR। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रा आर मच मोर डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड देन PMR स्पेक्ट्रा बिकॉज द मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन 12 इज NMR इनएक्टिव। पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि कार्बन 13 जो स्पेक्ट्रा है उनको रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कार्बन 12 जो कि मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है 98.9% जो होता है, वो तो NMR एक्टिव है ही नहीं। इसकी अबंडेंस केवल 1.1% होती है। नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 इज ओनली 1.1%, सो सेंसिटिविटी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज ओनली 1% कंपेयर टू PMR। तो जबकि PMR में तो आप जानते हैं कि 1H1 मेजर आइसोटोप था और उसमें उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती थी, आराम से आपको स्पेक्ट्रम मिल जाता था। यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है CMR की वो केवल 1% ही है,
इसीलिए क्योंकि अबंडेंस 1.1% है। सेकंड, एक तो ये डिसएडवांटेज हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कार्बन NMR को रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ कार्बन 13 न्यूक्लियाई इज अबाउट 1/4 दैट ऑफ द प्रोटॉन। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये बताता है कि कितनी आसानी से कोई न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो सकता है। तो इसका जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है कार्बन 13 का, वो हाइड्रोजन या प्रोटॉन के मुकाबले लगभग 1/4 होता है। सो वेरी वीक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कार्बन 13 न्यूक्लियाई टू अंडरगो रेजोनेंस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन 13 के नाभिक को रेजोनेंस बताने के लिए बहुत कम फील्ड, 1/4 फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, विच फर्दर मीन्स दैट वेरी वीक सिग्नल्स इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड। इसका आगे अर्थ ये हुआ कि कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर चाहिए तो वो सिग्नल उतने ही वीक होंगे। आप जानते हो कि यदि कम मैग्नेटिक फील्ड या कम फ्रिक्वेंसी से ही रेजोनेंस में आ जाता है नाभिक, तो इसका अर्थ है कि हायर एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल में जो अंतर होगा न्यूक्लियस का या न्यूक्लियाई का, वो काफ़ी कम होगा। तो इसका अर्थ है कि वो सिग्नल वीक होंगे, क्योंकि जितने न्यूक्लियाई कार्बन 13 के लो एनर्जी लेवल में हैं उतने ही लगभग हाई एनर्जी लेवल में ही रहेंगे। तो उससे रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए बहुत कम कार्बन 13 के नाभिक लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, और यदि न्यूक्लियाई की संख्या कम होगी तो सिग्नल भी वीक मिलेगा। तो ये एक डिफ़िकल्टी है, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखी है, ये आप पढ़ सकते हो, समझा दिया मैंने आपको। सो टू ओवरकम दिस कार्बन 13 स्पेक्ट्रा आर scanned repeatedly and stored in computer to give a usable spectrum in which the signals are reinforced। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसको काबू में करने के लिए कार्बन 13 जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो कई बार उनको स्कैन किया जाता है और किसी कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, फिर इनको रीइंफोर्स अभिव्यक्ति की जाती है सिग्नल की, तब आपको प्रेजेंट किए जाते हैं। तो जनरल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये क्या है जनरल फीचर्स? नंबर 1, जैसे अभी बताया था, नो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स बिकॉज कार्बन 13 इज मोस्ट लाइकली बॉन्डेड टू कार्बन 12 एटम्स। पहला तो ये जैसे बता चुके हैं कि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का जो स्प्लिटिंग है वो नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि कार्बन 13 नाभिक कार्बन 12 से ही बॉन्डेड होंगे। हाउएवर कपलिंग विद हाइड्रोजन एटम्स इज प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू N+1 पैटर्न इन ए कपल्ड स्पेक्ट्रा। फिर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ कपलिंग इनकी होगी, और उसके लिए नियम वही है N+1 फार्मूला वाला कि यदि एक प्रोटॉन जुड़ा है तो वो सिग्नल 2 भागों में टूट जाएगा, और यदि 2 प्रोटॉन है तो वो 3 में टूट जाएगा। जो कपल्ड स्पेक्ट्रा होते हैं उनमें ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन से कपल्ड वाले। सेकंड इसकी फीचर्स है, जैसे ये भी डिस्कस हो चुकी है, केमिकल शिफ्ट रेंज इन CMR इज़ मच हायर because low frequency or magnetic field is required to bring about resonance of carbon 13 nuclei, and that value is 0 to 200 ppm। ये डिस्कस कर चुके हैं। इनमें जो केमिकल शिफ्ट होती है CMR में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 0 से 200 ppm, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी या मैग्नेटिक फील्ड से ही कार्बन के न्यूक्लियाई रेजोनेंस में आ जाते हैं। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ the directly bonded H atoms in carbon 13 hydrogen bond show strong coupling, and the range is 125 to 200 Hz। इसमें जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो कार्बन 13 से जुड़े रहते हैं वो
काफ़ी स्ट्रॉन्ग कपलिंग बताते हैं जिसका मान 125 से 200 हर्ट्ज तक भी हो सकता है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या बढ़ने पर ये कपलिंग की वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये था। जबकि आपने देखा था कि पीएमआर में जे का जो मान था वो 10-15 तक ही रहता था, हर्ट्ज तक, वो ज़्यादा नहीं था। जबकि यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन यदि जुड़ा हुआ है तो इसमें कपलिंग जो है कांस्टेंट 125 से 200 हर्ट्ज तक भी हो सकती है। तो ये तो हुए जनरल डिस्कशन। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी बता देते हैं। अभी जैसे अगेन ये भी डिस्कस हो चुका है, इसके लिए ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 1/4 चाहिए जो कि पीएमआर के मुकाबले थी। फॉर ए स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग विद 1.4092 टेस्ला वी रिक्वायर 15.1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर कंपेयर टू 60 मेगाहर्ट्ज फॉर प्रोटॉन या पीएमआर। तो 1.4092 टेस्ला के लिए पीएमआर जो स्पेक्ट्रोमीटर था वो 60 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होता था, जबकि उतने ही टेस्ला के लिए कार्बन 13 स्पेक्ट्रोमीटर का 15.1 मेगाहर्ट्ज से ही काम चल जाएगा। सिमिलरली फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.3486 टेस्ला वी नीड 25.2 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमीटर इन सीएमआर अगेंस्ट 100 मेगाहर्ट्ज इन पीएमआर। इसी प्रकार से 2.3486 टेस्ला यदि मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो पीएमआर मशीन में वो 100 मेगाहर्ट्ज का रेडिएशन देना होता था, तो यहाँ पर केवल 25.2 मेगाहर्ट्ज का रेडियो फ्रिक्वेंसी देना होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू या ये कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की वैल्यू पीएमआर के मुकाबले लगभग 1/4 होती है। तो ये फ्रिक्वेंसी का मतलब ऑपरेटिंग कंडीशंस का भी अंतर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रा। डीकपल्ड जैसा आप समझते हैं, सिंस कपलिंग बिटवीन कार्बन 13 एंड हाइड्रोजन एटम्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मे कंटिन्यू टिल several bonds, therefore the resulting spectra are quite complex and difficult to interpret. अभी बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो कपलिंग होती है, डायरेक्ट कपलिंग, वो 125 से 200 पिकोमीटर हर्ट्ज तक भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो यदि हम इस कपलिंग को फ्रीज ना करें, डीकपल ना करें, तो ये जो कार्बन के स्पेक्ट्रम है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को कार्बन से डीकपल कर देते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसी को हम डीकपल्ड स्पेक्ट्रा कहते हैं। उससे क्या है, इसकी सीएमआर की सिंपलिसिटी हो जाती है। देयरफॉर कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग इज रिमूव्ड टू गेट डीकपल्ड स्पेक्ट्रा एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग कैन बी रिमूव्ड इन द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग को रिमूव करने के लिए ये दो टेक्निक्स हैं। पहला है ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। ब्रॉडबैंड डीकपलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड एज द स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड द सैंपल इज साइमल्टेनियसली इरेडिएटेड विद ए बैंड ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन दैट एक्साइट्स ऑल द हाइड्रोजन्स। बेसिकली ये वही है डबल रेजोनेंस। इसमें ब्रॉडबैंड डीकपलिंग बोल देते हैं, बाकी नाम में ही फ़र्क है, बाकी काम तो वही है। इसमें जब सीएमआर को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके साथ ही हाइड्रोजन को रेजोनेंस में लाने के लिए एक अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी दी जाती है ताकि हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो रेजोनेंस में आ जाएं। दिस कॉजेज ऑल द हाइड्रोजन एटम्स टू फ्लिप रैपिडली बिटवीन इट्स टू स्पिन स्टेट्स। तो इससे क्या होगा, जब वो रेजोनेंस में आ जाएंगे तो हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं, न्यूक्लियाई हैं, वो लो एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल्स में फ्लिप करते रहते हैं, आवागमन करते रहते हैं। सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशंस एवरेजेस टू 0। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है ओवरऑल 0 हो जाता है। एज ए रिजल्ट नो कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग अकर्स। तो इससे कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग समाप्त हो जाती है। एक तो ये तरीका था। दूसरा है ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग। ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग में क्या होता है कि इन ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग टेक्निक कार्बन 13 न्यूक्लियाई आर स्प्लिट ओनली बाय द प्रोटॉन्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू देम
इस टेक्निक में क्या होता है कि कार्बन 13 के जो नाभिक हैं वो केवल उन हाइड्रोजन से ही कपल्ड रहते हैं जो हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड हों, अर्थात जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तो 5 बॉन्ड तक भी कपलिंग हो सकती है कार्बन हाइड्रोजन के बीच की, वो कपलिंग एलिमिनेट की जाती है। केवल वही कपलिंग अलाउड है जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़े हों। एज ए रिजल्ट मल्टीप्लेट्स बिकम नैरोअर, तो उससे क्या मल्टीप्लेट जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, एंड गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी यूजफुल हो जाती है। फॉर दिस डीकपलिंग DEPT-NMR, दैट इज फुल फॉर्म इज डिस्टोर्शनलेस एनहांसमेंट बाई पोलराइजेशन ट्रांसफ़र टेक्निक इज़ यूज्ड। तो इस डीकपलिंग के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, DEPT-NMR, और उसका डिटेल आपको किसी बुक से मिल सकता है यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। ज़्यादा आपके कोर्स में तो है नहीं भैया। तो उसमें इसको इलस्ट्रेट कर रखा है मैंने। यदि कार्बन किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, कार्बन 13 की वजह से केवल सिंगलेट आएगा। यदि एक हाइड्रोजन से जुड़ा है कार्बन तो ये ड्यूप्लेट मिल जाएगी, या डबलेट, सॉरी ड्यूप्लेट की वजह डबलेट मिलेगा। यदि 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ट्रिपलेट, और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो क्वार्टेट। बस इतना ही। और इफ़ हाँ CdCl3 और C6D6, CdCl3 इज नथिंग बट ड्यूटीरिएटेड क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज ड्यूटीरिएटेड बेंजीन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, देन देयर पीक इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज ट्रिपलेट। यदि इनको सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इनकी पीक भी आपको ट्रिपलेट के रूप में मिलती है, क्योंकि ड्यूटीरियम के लिए I बराबर 1 होता है, और नंबर ऑफ पीक्स 2Ni+1 के अनुसार I बराबर 1 रखेंगे तो ये ट्रिपलेट के रूप में मिल जाएगी। अदरवाइज द प्रिंसिपल ऑफ CMR इज सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑफ PMR। अदरवाइज CMR और PMR का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है NMR का, वो एक ही है, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरे लेसन में आपको बताएंगे, और इसमें कार्बन NMR ज़्यादा लेंदी नहीं है आपके लिए।